हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 10th के प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के लेक्चर नंबर 4 में। अभी तक हमने इसके 3 लेक्चर देखे हैं और उसमें हमने कई टॉपिक्स पे बात की है। लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ के गया था कि मुझे आप बताएंगे कि इस फोटोग्राफ का क्या मतलब है। आई वेटेड अलॉट, मैंने कमेंट बॉक्स में चेक भी किया बट आप लोगों का आंसर नहीं मिला। इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखा है। चलो कोई नहीं, जवाब देते हैं। यहाँ पर पहले दिख क्या रहा है इस फोटोग्राफ में, उसको जज करते हैं, देन फिर इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है, ऑफ कोर्स दिख रहा है इनके काम से कि ये प्रिंट से रिलेटेड है। तो कोई प्रिंटर है, पेंटर है, उसके यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर कुछ स्केलेटन्स दिख रहे हैं जो कि टीज कर रहे हैं लोगों को काम करने में। यू कुड सी कि यहाँ पर वो जो स्क्रू था उसके वहाँ पर भी लोगों को टीज कर रहा है। एक स्केलेटन है, एक पर्सन यहाँ पर भी खड़ा है। ये जो वो वुडन बॉक्स था उसके अंदर जो लेटर्स को सेट किया जाता था उसको भी टीज कर रहा है, और बनी हुई बुक्स को भी ये क्या कर रहा है, जो बनी हुई बुक है जो सेल करने की कोशिश कर रहा है, बाइंड कर रहा है, उसको भी ये पर्सन मतलब स्केलेटन परेशान कर रहा है। अल्टीमेटली ये जो सीन है इसको डेथ डांस भी कहा गया है, डांस ऑफ डेथ भी बोल सकते हो। यहाँ पर दिखाया गया है एक जो प्रिंटर है उसके वर्कशॉप को, और ऐसे में उसको स्केलेटन परेशान कर रहे हैं, दिखाया जा रहा है इसी तरीके से कि वर्ल्ड का एंड हो जाएगा इस तरीके से जो चीज़ें चलेगी तो उसको। दैट्स इट, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। आज के टॉपिक को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छे से सुनना। टॉपिक का नाम है रीडिंग मेनिया। अब ये वर्ड ज़रूर तुमने बहुत बार सुना होगा। मेनिया एक तरीके से हम गेम्स वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं इसको। आप इसको हिंदी में आपका जोश कह सकते हो, आपका सनक कह सकते हो, धुन कह सकते हो, बोलते हैं ना भूत सवार हो गया। तो इस तरह का कंडीशन जब रीडिंग के साथ कनेक्ट हुआ तो उसको रीडिंग मेनिया कहा गया है यहाँ पे। तो रीडिंग मेनिया इज रिलेटेड टू दैट कंडीशन जब लोग पढ़ने को लेकर के दीवाने हो चुके थे, पागल हो चुके थे। अब क्या क्या हुआ उसके साथ में, वन बाय वन टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि लोगों के अंदर पढ़ने के लिए सनक धुन सवार हो गई कि हमें पढ़ना ही है, और ऐसा अगर कुछ है तो व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर दैट। सो अगर हम पहले टॉपिक को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा एक्चुअल में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ गई थी। लिटरेसी रेट बढ़ी है मतलब इसका मतलब वहाँ पे जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं उनका कंडीशन मतलब क्वांटिटी, नंबर ऑफ पीपल हैज इंक्रीज्ड। तो क्या है टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया रीडिंग मेनिया में पहला है इंक्रीज इन लिटरेसी। तो लगभग आप 18वीं सेंचुरी के आसपास देखेंगे तो लिटरेसी रेट पहले की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, लगभग 60 से 80% तक हाई किसको मिला। अब लोग स्कूल के अंदर लिटरेसी मतलब आप बुक्स भी देख सकते थे, लोगों का इंटरेस्ट भी देख सकते थे पढ़ने को लेकर के। अमूमन ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ज़्यादा देखने को मिला, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम इसके एक और नेक्स्ट लेवल पे देखें तो कैसे लोग इनिशिएट करते हैं पढ़ने को, कि उन्होंने लिटरेचर का नया एस्पेक्ट भी पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही मोनोटोनस सी किताबें जो पहले चल रही थी उसी पे फोकस्ड हैं, नो। अब यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस थी वो बदल गई थी। जो लोग अब पढ़ते थे, जो पब्लिशर्स थे, वो जान चुके थे कि केवल एक ही ग्रुप को लेकर के चलना वुड नॉट गिव देम बेनिफिट, सो दे हैव अप्रोच टू द नेक्स्ट कैटेगरी। इसमें बहुत सारे दूसरे लोगों को भी इंगेज किया गया। अब देखो, हम सभी जानते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हमने पढ़ा था इसको कि पहले क्या हो रहा था। पहले बैलेड्स थे, फोक टेल्स को प्रिंट किया जाता था, रिचुअल कैलेंडर्स को फॉलो किया जाता था, ठीक है। एल्मेनिक्स को फॉलो, एल्मेनिक्स मतलब पंचांग वगैरह जो होता है उन सबको प्रिंट किया जाता था, दैट वाज गुड। लेकिन अब कंडीशन ये थी कि नए टाइप की रीडिंग का प्रचलन आना शुरू हो गया था। लोग अब एंटरटेनमेंट को ढूंढते थे पढ़ने में, और ऑर्डिनरी जो रीडर्स थे वो भी इसमें आ चुके थे। अब इंग्लैंड जैसी जगह पर पैनी मतलब काइंड ऑफ जैसे हमारे यहाँ पे रुपी का सबसे जो छोटा सिंबल होता है उसको हम पैसे कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे सेंट और पेनी होता है, ठीक है। तो सेंट पेनी से बड़ा होता है, वैसे ही 100 पेनीज इज इक्वल्स टू सेंट, ठीक है। शायद 10 होता है ना, कमेंट करके बताना मुझे क्या होता है। सो पेनी चैप बुक्स, पेनी चैप बुक्स मतलब जो एक पेनी के अंदर एक बुक आपको मिल जाए वो चैप बुक है। तो जो चैप बुक थी उसको
पैडलर क्या करते थे, बेचते थे और उसको चैपमैन कहते थे, ठीक है, जो एक पेनी के बदले किताब मिल जाती थी। एक छोटी सी किताब होती थी जिसको आसानी से आप कोई भी बाय कर सकता था, ठीक है। बिलियोथिक ब्लू वो प्रिंट था जो कि सबसे ज्यादा सस्ती किताब थी, जिसके ऊपर ब्लू कलर का कवर छड़ा हुआ होता था, बहुत ही लो क्वालिटी पेपर का, ठीक है। चीप काइंड ऑफ ब्लू कवर, मतलब यहां पे पैसे से रिलेटेड है, सस्ती किताब दिख जाती थी ब्लू कवर वाली, ठीक है, और वो पैडलर्स के थ्रू बेचा जाता था और उसको चैपमैन कहते थे, ठीक है। चैप बुक्स बेची जाती थी चैपमैन के थ्रू, और फ्रांस के अंदर इसी तरीके की जो एक बुक थी इसको कहा जाता था बिलियोथिक ब्लू, क्योंकि इसका जो कवर होता था वो ब्लू कलर का होता था। ऐसे में इसमें कई सारे स्टोरीज होती थी, हिस्ट्री होती थी, रोमांस होता था, लव स्टोरी होती थी, जो लोगों को अट्रैक्ट करता था। लगभग 5-6 पेजेस इसमें होते थे। अब जैसे ऐसे फोल्ड कर दिया तो 4 पेजेस का एक बुक बन गया, तो छोटी सी किताब बन गई। तो ऐसे में ये लगभग 4, 5, 6 पेजेस की बुक हुआ करती थी। हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता था, हिस्टोरीज मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज होती थी इसमें, और कई डिफरेंट साइजेज में डिफरेंट टॉपिक्स पर अवेलेबल होती थी और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर उस टाइम पर हो चुकी थी। पीरियडिकल्स भी मिलते थे। पीरियडिकल्स मतलब एवरी 15 मंथ्स, एवरी मंथ, एवरी 7 डेज, ठीक है। तो इस तरह की जो मैगजीन्स थी वो पीरियडिकल्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे एंड पीपल वर फाउंड ऑफ इट। ऐसे में यहाँ पर आप बोल सकते हो कि प्रिंटिंग प्रेस का जब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो ऐसी चीज़ें भी प्रिंट होना शुरू हो गई जो पीरियडिकली होती थी। ऐसे में ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन भी उसमें होती थी, एंटरटेनमेंट भी उसमें होता था, करंट अफेयर्स भी होते थे, ट्रेड से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड न्यूज़ सारी इसमें डेवलप की जाती थी, दिखाई जाती थी, बताई जाती थी। इवन साइंटिफिक रिसर्च एंड फिलोसॉफीज भी इस तरह की पीरियडिक्स में आपको देखने को मिलती थी और काफ़ी उस टाइम पर पॉपुलर हुई, क्योंकि लोग उस टाइम पर नई नई चीज़ें सीख रहे थे, लोगों के लिए नई नई चीज़ें थी। जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आइजैक न्यूटन है, इसके अलावा थॉमस पेन है, वोल्टेयर है, रूसो है, इतने सारे लोग इनकी थ्योरीज, इनके आइडियोलॉजीज, इनके सेंटिमेंट्स, इनके स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग इनको भी पब्लिश किया जाता था, बिकॉज लोग इस चीज़ को पढ़ना पसंद करने लग चुके थे। क्योंकि यही तो रीज़न है, देखो लिटरेसी रेट बढ़ गई, पढ़ने लिखने वाले लोग बढ़ गए, अब नए टाइप के लिटरेचर आने लग गए और अलग अलग फॉर्म में आने लग गए, चीपर भी हो गए, और अब पीरियडिकल्स भी आ रहे हैं जिसमें लोगों का अलग अलग थॉट, उनकी व्यू अबाउट समथिंग, रिसर्च, वो सारी चीज़ें आ रही है। तो अब बिल्कुल अचानक से सिनेरियो बदल गया। जो चीज़ें पहले पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं थे लोग, नाउ दे वर इंगेजिंग इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। इसीलिए इसको मेनिया का नाम दिया गया कि लोगों के अंदर अब सनक आ चुकी थी पढ़ने को लेकर के। हालांकि अब वो गायब हो चुकी है, लोग अब पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं। इस तरह के जो आइडियाज़ इसमें होते थे वो साइंटिफिक होते थे, उनके रीजंस होते थे, उसके पीछे रैशनैलिटी होती थी। रैशनैलिटी मतलब कि अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, तो वो लॉजिकल बात भी यहाँ पर की जाती थी। लोगों ने ये सारी चीज़ें उसमें ढूंढना शुरू किया, इसलिए पॉपुलर हो गई। तो ये वाला टॉपिक मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। वैसे तो आपकी बुक में देखा जाए तो ये एक ही पैराग्राफ में दे रखा है सब कुछ। एक पैराग्राफ मतलब उसको टॉपिक्स नहीं बना रखा है, हमने इसको टॉपिक्स में डाइवर्ट कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है यहां पर, ये बता रहा है, पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड के अंदर जो टायरेंट्स है, टायरेंट्स मतलब अत्याचार है, वर्ल्ड के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स हैं, टायरेंट्स जो हैं वो किस तरह से, मतलब ट्रैम्बल, अब उसका क्या कंक्लूजन क्या, ठीक है। तो टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हम इसको समझते हैं, अत्याचार, विश्व में लोगों के सामने अत्याचार। लेट्स सी, सबसे पहला पॉइंट कि हाँ, इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम कि जब ये प्रिंट सामने आया, प्रिंट के सामने आने के बाद में लोग, पूरा विश्व जो मतलब पूरा जो वर्ल्ड था, जिससे घबरा रहा था, जिससे अत्याचारियों से जो डर रहा था, उनके अंदर क्या बदलाव आया। अभी रीडिंग मेनिया हो गया, हमने पढ़ा कि रीडिंग मेनिया में हमने ये देखा कि लोगों के अंदर पढ़ने की रुचि, जिज्ञासा आ गई थी सामने। अब जो वर्ल्ड में अत्याचार करने वाले लोग थे वो घबरा गए, ये है इसका मतलब एक्चुअल दो, ठीक है। देखो, ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो घबराहट थी लोगों में अत्याचारियों के लिए, ठीक है। अत्याचारी जो थे वो घबराने लगे थे एक तरह से। इस तरह से समझो इसको आप कि किस तरह से लोग अब इस चीज से डरने लगे थे। क्यों डरने लगे थे? द फर्स्ट रीजन
कि ऐसा माना जाता था मिड 18th सेंचुरी के दौरान कि जो बुक्स हैं वो लोगों के अंदर ज्ञान फैला देगी, ज्ञान का प्रचार कर देगी, ठीक है। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, ज्ञान ही तो होता है। तो इसने कहा कि ऐसा सोचा जाता था, माना जाता था कि मिड 18th सेंचुरी तक जो बुक्स वगैरह होगी वो प्रोग्रेस देगी और लोगों के अंदर ज्ञान बांटेगी, ज्ञान दे देगी, बांटेगी नहीं। आजकल तो इसका थोड़ा सा स्लैंग टोन में देखा जाता है, ज्ञान मत दे यार, ज्ञान मत दे, तो वो वाला नहीं, एक्चुअल में वास्तव में जो ज्ञान प्रदान करेगी ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा भी माना जाता था कि जो बुक्स होगी वो सोसाइटी को लिटरेट करेगी और उन सभी अत्याचारों से और डेस्पोटिज्म का मतलब होता है जिसको कोई भी होल्ड ना कर सकता हो, ठीक है। निरंकुश बोलते हैं ना जिसको, अपन ने क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था इसको। हमने जब आपने अथॉरिटेटिव मीन्स जब आप कोई किसी को अथॉरिटी मिल जाती है एंड वो उसका मिसयूज करने लग जाता है ना, ठीक है, तो वो भी निरंकुशता, इसको एक और वर्ड कहते हैं, अभी याद आने दो मुझे, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो किस तरह से ये भी माना जाता था कि जो बुक्स होगी वो सोसाइटी को लिटरेट करेगी इन सभी अत्याचारों के अगेंस्ट में और इस निरंकुशता के अगेंस्ट में। और अब यहाँ पे जिसका रूल होगा वो रूल होगा केवल रीजंस का। आप कोई भी रूल कर रहे हो तो फॉर अ रीजन, देयर मस्ट बी, कोई रीजन होगा उसके कारण। और साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल होंगे, जो बुद्धिजीवी होंगे, उन्हीं का अब शासन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी पर्सन को वहां पर बैठा दिया और एब्सोल्यूटिज्म कहते थे उसको, मुझे याद आ गया, किसी को आपने वहां बैठा दिया और फाइनली वो अब क्या करेगा, वो उसको होल्ड करेगा सारी पावर को। तो ऐसा नहीं। देखो, डेस्पोटिज्म का मतलब आप ऐसे लगा लो जहां पे लोग एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय करते हो। एब्सोल्यूट पावर मीन्स जहां पे किसी भी तरीके से कोई किसी को देखने वाला ना हो। तो एब्सोल्यूटिज्म मीन्स व्हाट? एब्सोल्यूटिज्म वो कंडीशन होती है जब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, तो वो फिर अपनी पावर को मिसयूज करेगा, वही क्या हो जाएगा, डेस्पोटिज्म। तो ऐसे में अब जो लोग हैं वो घबराएंगे, क्योंकि अब जो लोग होंगे जो पढ़ लिख जाएंगे वो लोग इस अत्याचार और इस निरंकुशता के अगेंस्ट जाकर के अब ऐसा रूल लेकर आएंगे जो रीजन से होगा एंड इंटेलेक्ट होगा, मीन्स इंटेलेक्चुअलिटी, बुद्धिजीवी, मतलब बुद्धिमान लोग अब रूल करेंगे, इस तरह की चीज। साथ ही साथ ऐसे ही एक स्टेटमेंट यहां पे दिया, एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे, ठीक है। देखो उन्होंने क्या कहा, ये थे लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। अब लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने क्या कहा, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, 18th सेंचुरी में इन्होंने बताया, ये ऐसा मानते थे कि प्रिंटिंग प्रेस ने एक तरीके का ऐसा ये बदलाव वो लेकर आ जाएगी, बिकॉज ये पावरफुल इंजन के जैसे है प्रोग्रेस का एंड पब्लिक ओपिनियन का, कि जितना भी निरंकुशता है समाज में, जितने भी इस तरह का काम किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, अपनी पावर का जो मिसयूज किया जाता है वो बंद कर देगा। प्रोग्रेस होगा, पब्लिक ओपिनियन बढ़ेंगे और जो भी इस तरह की निरंकुशता है उसको दूर कर दिया जाएगा अगर प्रिंटिंग प्रेस तेजी से बढ़ती है। तो प्रिंटिंग प्रेस एक तरीके का पावरफुल इंजन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? यू नीड टू राइट और यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम था लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। ये भी कहते हैं कि इनकी जो नॉवेल थी उसके अंदर जो हीरोज थे ना, वो जितने भी हीरोज थे वो ट्रांसफॉर्म करते थे। कैसे? अपने आप को बहुत पढ़ाते थे, लिखाते थे, पढ़ने के बाद में उनके अंदर अलाइटनमेंट आ जाता था। जैसे लॉर्ड बुद्धा में आया, तो अलाइटनमेंट के बाद में वो एक ऐसे व्यक्ति बन जाते थे जो कि समाज का विकास करता था, भला करता था। एंड फाइनली उन्होंने कहा कि पावर ऑफ प्रिंट वुड डिस्ट्रॉय द डेस्पोटिज्म, कि पावर ऑफ प्रिंट, अगर लोगों को आप अवेयर कर दोगे पढ़ा करके, किताबों के थ्रू अगर उनको ज्ञान मिल जाएगा, तो दे विल फॉर श्योर डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ डेस्पोटिज्म। तो ये जो पावर फैल रखी है ना सारी तरफ, जो शक्तियां ना इस निरंकुशता की, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऐसा मानना था लुइस का। होपफुली ये वाला पॉइंट भी तुम्हें समझ में आया होगा। इसी को थोड़ा सा और हम आगे पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के अंदर, कि प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्योंकि सबसे पहले यूरोप के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन ही हुआ एंड देन फाइनल उस रेवोल्यूशन का जो स्पार्क था ऑल ओवर द यूरोप फैला था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का कोई रोल था क्या, या प्रिंट का कोई रोल था क्या? लेट्स हैव अ लुक। अगर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है कि अलग अलग हिस्टोरियंस का ये मानना है
कि प्रिंट ने बहुत बड़ा कंडीशन क्रिएट किया पूरे यूरोप में, स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। एंड इसी के कारण से, दिस इज द रीजन कि इसी के कारण से मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे लोग जो पढ़ नहीं पाते थे तो अलग अलग सिंबल बना करके, याद करो सिंबल्स वाला उसमें एक टॉपिक था कि उसके अंदर दिखाया जाता था, बताया जाता था कि जो लोग हैं अगर वो पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको सिंबल्स के थ्रू बताते थे कि भाई अब देखो, अगर आपके बीच में इस तरह से बंडल ऑफ रॉड्स आपको दिख रहा है तो बता रहे हैं एकता में शक्ति है ना। आपको इस तरह से ट्राइंगल के अंदर एक आई दिखाया जा रहा है, याद करो, तो ट्राइंगल में आई दिखाया जा रहा है तो व्हाट डज इट मीन कि जो बादल थे ना डेस्पोटिज्म के, या आपके ऊपर जो रूल था, अब उसके बीच में आपके पास ज्ञान आ गया है। ये सिंबलाइजेशन के थ्रू भी लोगों को सिखाया और बताया जाता था, ऐसे ही थे। चलो इसी को थोड़ा सा और आगे डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट है यहां पे कि प्रिंट कल्चर ने एम्फेसाइज किया कि जो रूल होता है, रूल एक सही सिस्टम से, मतलब जब भी कोई रूल करे तो वो किसी रीजन से करे, ना कि कस्टम से। सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपने एक राजा रहा, राजा के बाद में फिर उसकी जो भी नेक्स्ट जनरेशन है वो राजा बन जाती है। अब यहां पे कोई रीजन नहीं है, बिकॉज उसने रॉयल फैमिली में बर्थ लिया है तो वो रूल करेगा, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने यही कहा कि प्रिंट कल्चर ने ये समझाने की कोशिश की कि रूल होना चाहिए विद रीजन, रीजन से मतलब तर्क संगत होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। और यहां पर इन्होंने ये भी बोला कि कभी भी किसी चीज को जज किया जाता है तो बाय द रीजन होना चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए। ऐसे में आपके जितने भी सेक्रेड अथॉरिटीज थे, जैसे आपने पढ़ा था जो चर्च वगैरह के अंदर अपने हिसाब से वो लोग रूल बना देते थे, और उसके कारण आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था कि चर्च को भी टैक्स देना पड़ेगा एंड ऑल। तो ये जो कंडीशंस थी दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि सेक्रेड अथॉरिटीज अब अपनी पावर का मिसयूज कर रही थी, वो उसको अपनी अथॉरिटीज कस्टम समझ रहे थे विच शुड नॉट बी। एंड ऐसे में जो लोग पढ़ते थे, अब उसने एक नए तरीके से नया विजन अडॉप्ट कर लिया था कि जो भी चीजें हैं उसको सही कैसे देख सकते हो आप, लाइक जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है उसका सही मैनर क्या है, जो पहले से चला आ रहा है इज नॉट द राइट वे टू डील ऑल सच। ऐसे में यहां पे अब लोगों ने पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए, क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो गया रैशनैलिटीज पर, मतलब तर्क संगत हो गई चीजें कि आप लॉजिक दो, उसके बाद चीजें एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड होगी। तो ये सारी चीजें भी यहां होना शुरू हो गई। अगर हम सेकेंडली इस पॉइंट को देखें दैट व्हाट चेंजेस बॉट बाय द प्रिंट कल्चर, तो मैंने बताया जैसे कि हिस्टोरियंस ने आर्ग्यू किया था कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी और पूरे यूरोप के अंदर भी एक सही सिस्टमैटिक कंडीशंस को लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए दे हैव डन अ लॉट, बहुत सारी चीजें उन्होंने की। तो उसमें ही सेकंड पॉइंट आता है कि प्रिंट कल्चर ने एक ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट कर दिया था जहां पे डायलॉग्स होते थे, जहां पे डिबेट्स होती थी। देयर वाज नो सच काइंड ऑफ कस्टम्स जो कि आपको फॉलो करने हैं। नाउ देयर वाज एन आइडिया एंड बिलीव्स जो कि लोग अब क्वेश्चन करते थे, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते थे उनके अंदर। अब नाउ द पीपल कैन आस्क द क्वेश्चन, रीजन पूछ सकते थे, रैशनैलिटीज चेक कर सकते थे ऑन द ग्राउंड लेवल। ऐसे में यहां पर सोशल रेवोल्यूशन भी देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज भी वहां होती थी। अगर हम इसी के पैरेलल और हम देखते हैं आगे, तो अगर हम देखें 1780s के आसपास, तो ऐसे में लिटरेचर ने काफी ज्यादा मॉकिंग मैनर में डील किया रॉयलिटी के साथ में, रॉयल्स के साथ में, लाइक जो राजा महाराजा थे उनकी जो अथॉरिटीज थी उनके साथ में, मोनार्की के साथ में। ऐसे में लिटरेचर में बताया गया दैट कैसे पावर का यूज हो रहा है, कैसे एब्सोल्यूटिज्म के तहत चीजों को डील किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो यहां पर बताया द थर्ड पॉइंट सेज 1780s तक आते आते जो लिटरेचर था उसने रॉयल कंडीशंस को और मोनार्क को लेकर के क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया था मॉकिंग मैनर, जिससे कि जो रूलर्स थे, लिटरेचर में बताया जाता था कि रूलर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के वो अगेंस्ट हो गए रूलर के। क्यों? क्योंकि लोग जानने लग गए कि नाउ द किंग एक्चुअली मिसयूजिंग हिज पावर, जो उसको एब्सोल्यूटिज्म वो यूज कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने जानना और समझना शुरू कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल हु वर नाउ इन दैट कंडीशन के जो लोग अब पढ़ लिखने लग गए थे, ठीक है। सो दीज थ्री कंडीशंस हैपेंड एंड दे हैव इनिशिएटेड द कंडीशंस ऑफ रेवोल्यूशन।
एंड ऑल्सो यू नो कि 1789 से 1799 तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें बहुत बड़ा रोल रहा लिटरेचर का, क्योंकि तभी पता चला कि किस तरह से लुइस 16th ने रूल किया और कितना नेगेटिवली मिसयूज किया अपनी पावर्स को, और साथ ही साथ उनकी वाइफ ने भी, ठीक है। सो देयर वाज नाउ नो एनी डाउट्स कि किस तरह से प्रिंट ने हेल्प किया है आइडियाज को शेयर करने में। केवल ये पढ़ने का तरीका नहीं था, लिटरेचर केवल लोगों के इंटेलेक्चुअलिटी को, उनके नॉलेज को शेयर करने का एक वे नहीं था, इट इज ऑल्सो एक्सपोज द मोनार्कियल एंड चर्च प्रोपेगेंडास। ये भी बताता था, लिटरेचर ने ये भी डिस्क्लोज किया कि किस तरह से राजा अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, किस तरह से चर्चेज ने अपने डिफरेंट प्रोपेगेंडाज अडॉप्ट कर रखे हैं और लोगों को किस तरह से भ्रमित कर रखा है, इन्फ्लुएंस कर रखा है नेगेटिव मैनर में। ये सब लिटरेचर ने किया। साथ ही साथ देयर वाज नॉट एनी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बाय द एवरीथिंग दे रेड और सॉ, कि इस तरह का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था डायरेक्ट कि वो पढ़ें और या देखने को मिले। ये कुछ आइडियाज थे जिसको लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते थे। पढ़ने के बाद वो खुद की नॉलेज को डेवलप करते थे, सोचते थे और सोचने के बाद जज करते थे कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। तो रीडिंग ने आपको उस स्टेट तक लाके खड़ा कर दिया जहां पे आप सोचने के लिए सक्षम हो चुके थे। पहले तक तो ये था, चर्च ने कह दिया कि अब आपको इतना डोनेशन देना होगा, आपको अपनी ज़मीन चर्च को डोनेट कर देनी होगी, आपको टैथेस देना पड़ेगा, टिल्स देने पड़ेंगे, टाइल्स देने पड़ेंगे, है ना। ये वो चीज़ें थी, काइंड ऑफ टैक्सेस दे हैव इम्पोज्ड ओवर द कॉमन पीपल, एंड इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था। बट हाँ, जब लिटरेचर आया, जब रीडिंग आया, तब उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स को सोचना शुरू किया कि क्या ये एक्सेप्टेड होंगे, क्या इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। यही कंडीशन थी। दिस वॉज द रेवोल्यूशन दैट पीपल हैव टेकन फ्रॉम सच कंडीशंस। नाउ हियर इज द फोटोग्राफ ऑफ, ऑब्वियसली फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको लिबरल्स दिख रहे हैं और कॉमन पीपल दिख रहे हैं। लिबरल्स नहीं, यहां पे नोबल्स हैं, लिबरल्स नहीं, नोबल्स। अब देखो, नोबिलिटीज आप सभी जानते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में देयर आर 3 कैरेक्टर्स। द फर्स्ट वन इज नोबल, नोबिलिटीज थे, और इसके अलावा थर्ड स्टेट था, तुम जानते हो ना। इसके अंदर एक तो किंग हो गया, मोनार्क हो गया, नोबल्स हो गए, ठीक है, कॉमन पीपल हो गए। तो ऐसे में ये जो अथॉरिटी थी, चाहे चर्च बोल दो, ठीक है, चर्च, नोबल, किंग तो सबसे सुप्रीम माना जा रहा है, और बेचारे पेजेंट्स हैं, आर्टिशियंस हैं। तो ऐसे में जो थर्ड और सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उनके बीच का यहाँ पे फोटोग्राफ दिखाया गया है। अब देखो यहाँ क्या है, एक पर्सन है, ये पेड़ कटा हुआ है, इसके ऊपर मतलब पेड़ के ऊपर ये लोग चल रहे हैं, यहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ है, नी ब्रिचेस पहन रखा है इन्होंने, तो अपने को पता चल सकता है कि नोबल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक पर्सन है जिसके पास में स्वॉर्ड है, गन है, और एक व्यक्ति यहाँ पर लेटा हुआ है। यहाँ पे एक और नोबल है, और यहाँ पर एक इनकी मिसेस है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए तो इनकी हैट वगैरह है और लोग इसको बार बार पीट रहे हैं। ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं? फॉर श्योर दे वुड बी कॉमन पीपल, ठीक है। इन्होंने कोई शू वगैरह कुछ नहीं पहन रखी, नी ब्रिचेस वगैरह इन्होंने कुछ नहीं पहन रखा। एंड कंडीशन फिर लास्टली क्या आती है, देखो, जब सारी चीज़ों को ये एक्सप्लॉइट कर चुके होते हैं ना, तो इनकी कंडीशन, अब नी ब्रिचेस देखो, इनकी फटी हुई नी ब्रिचेस दिख रही है आपको एंड ऑल। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कंडीशंस को बताया जा रहा है, और स्पेशली 2 नोबल्स के एंड कॉमन मैन की फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। ये लेट 18th सेंचुरी का बनाया हुआ कार्टून है। इसके अंदर कंडीशन है ऑर्डिनरी पीपल की, पेजेंट, आर्टिशियन एंड वर्कर्स, जिन्होंने काफी लंबे टाइम तक नोबिलिटीज को सपोर्ट किया एंड नोबिलिटीज ने एंजॉय किया अपनी लाइफ को एंड ऑप्रेस किया इन सभी लोगों को। बाद में इस कार्टून के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है कि कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इन लोगों के ऊपर जब ये लोग पढ़े लिखे जाएंगे। तो ऐसे में कार्टूनिस्ट ने बताया कि वन हैंड एन इम्पैक्ट ओवर द थिंकिंग ऑफ द पीपल बिफोर द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के पहले की सोच क्या थी एंड हाउ द रेवोल्यूशन हैड द चेंजेस कैसे आए, वो सारी चीजें इसमें डिस्क्लोज की गई है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, 19th सेंचुरी की कंडीशंस। इसको पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऐसे में आप टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी। चलिए, 19th सेंचुरी में क्या कंडीशंस थी, इसको डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसको मेमोराइज करें। सी यू देन।